हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है जतुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है सीडीपी। आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर लिया हुआ है। उसके मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको मैं आज सॉल्व करूँगा, साथ ही साथ में उसको अच्छे से एनालाइज भी करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देरी नहीं करते हैं, अब सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन टॉपिक पे चलने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो आज का हमारा दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि आज का पहला प्रश्न हमारा कह रहा है शैशव काल की अवधि कौन सी होती है। देखिए, हमारी डेवलपमेंट की स्टेजेस कितनी होती हैं। डेवलपमेंट की हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, दूसरी होती है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरी होती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था और चौथी होती है किशोरावस्था। पहला जो शैशवावस्था होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0 से 2 वर्ष। ठीक है ना, कितना होता है 0 से 2 वर्ष। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर दूसरा होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, जन्म से लेकर के 2 वर्ष। लेकिन अब हम बात करेंगे पूर्व बाल्यावस्था की, तो पूर्व बाल्यावस्था की अवधि होती है 2 से लेकर 6 वर्ष तक की। उत्तर बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की। और अगर हम दोस्तों यहीं पे बात करें, यहीं पे हम दोस्तों किसकी बात करें, अगर हम यहीं पे बात करें किसकी, किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था की अवधि हमारी होती है 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की हमारी अवधि होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। शैशवावस्था को हम लोग क्या कहते हैं, शैशवावस्था को हम लोग खतरों, जो शैशवावस्था होता है वो सेंसिटिव पीरियड होता है एक बच्चे के लिए। ठीक है ना, सेंसिटिव मतलब यानी कि खतरों से भरा हुआ समय होता है ये। और इसमें इस उम्र में यानी कि शैशवावस्था में बच्चा जो होता है वो किससे सीखता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपने सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसी एज में यानी कि शैशवावस्था में ही फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट बच्चे में बहुत ही फास्ट होती है, तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है, तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि पियाजे के अनुसार 2 से एक सेकंड, हाँ, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास के डैश अवस्था में है। ठीक है, तो इसका हमारा एकदम जो सही विकल्प जो हो जाए, पहले इस विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प हमारा क्या कहता है, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी गतिक। तो देखिए, पियाजे के अनुसार 2 से लेकर के 7 वर्ष तक के बीच का बच्चा है। देखिए किसकी बात की जा रही है, 2 से लेकर के 7 के बीच का बच्चा। ठीक है, तो 2 से लेकर 7 के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। तो वो किस अवस्था में है इसको हम लोग देखेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और उसके कितने सिद्धांत बताए उन्होंने, चार सिद्धांत, 4 अवस्थाओं में उनको बांटा हुआ है पियाजे जी ने। ठीक है, पहली अवस्था होती है संवेगात्मक अवस्था जो कि होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, जो कि हमारा इसमें दिख रहा है आप लोगों को। इसके बाद होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है, तो मूर्त होती है मूर्त और संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है हमारी, 7 से लेकर के 12 वर्ष तक। ठीक है, 7 से लेकर के 12 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसके बाद होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि होती है कितने से कितने वर्ष तक, तो औपचारिक कितना होता है, औपचारिक होता है 12 से लेकर के उससे आगे की अवस्था जो होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी अगर बात करें संवेदी की, तो संवेदी कितनी होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की भी यहाँ भी बात की जा रही है, 2 से लेकर के 7 वर्ष के बच्चे। तो 2 से 7 वर्ष की कौन सी उम्र होती है, तो वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के अगले तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ठीक है,
विकास जो होता है वो डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो इसको हम इसमें क्या हो जाएगा, क्या वो सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा, क्या वो जटिल से कठिन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सरल से कठिन हो जाएगा, जटिल से नहीं, यहाँ पे सरल से कठिन हो जाएगा। क्या वो सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा, या विशिष्ट से सामान्य हो जाएगा, या साधारण से आसान हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा। तो देखिए इसका जो विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट जो होता है, वो कहाँ से सामान्य से विशिष्ट की ओर हमेशा आगे बढ़ता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो जो डेवलपमेंट जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो इसमें विकल्प नंबर जो हमारा पहला है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए कि जो विकास जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का तीसरा प्रश्न था। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न पे। तो आज का हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं। देखिए जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जब सीन ये होता है कि जब वयस्क सहयोग के जो वयस्क जो होता है वो, ठीक है, जब सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वो बच्चे के वर्तमान स्तर, जो बच्चे का जो इस प्रेजेंट टाइम का जो स्तर है, ठीक है, उसको संभावित क्षमता के अनुरूप क्या करते हैं, प्रदर्शन की तरफ प्रगति के क्रम में सुगम बना लेते हैं। मतलब सुगम कैसे बनाते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे अब कोई भी चीज़ होगा, अगर जो वयस्क व्यक्ति होगा, अगर वो सहयोग देगा बच्चे को, तो वो आसानी से क्या होगा, प्रगति की ओर अच्छे से डेवलपमेंट यानी कि प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से इसका जो सही विकास, जैसे समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम। तो इसमें जो हमारा एकदम सहयोग की बात अगर की जाए तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर जो दूसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सहयोग देना। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आज का हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, ठीक है, मैंने आपको जब बताया नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम का मतलब यहाँ पे स्कीमा से हो जाएगा। ठीक है, स्कीमा अवधारणा, इसी को हम लोग अवधारणा भी कहते हैं, में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। अब बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है उसको हम लोग जानेंगे। देखिए जब नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए जो वर्तमान यानी स्कीमा जो अवधारणा होती है, ठीक है, उसमें बदलाव की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, वो हमेशा कहलाती है समायोजन। याद रखिएगा आप लोग, वो हमेशा क्या कहलाती है, समायोजन। अब इसको मैं आगे बताता हूँ। देखिए इसका जो विकल्प हमारा हो जाएगा तीसरा, समायोजन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्यों। देखिए जब हमारे मानस पटल समझ रहे हो, जब हमारे मानस पटल पर किसी मान लो वस्तु है या व्यक्ति है या कोई स्थान है, ठीक है, उसको लेकर के स्कीमा बन जाती है हमारे, यानी कि हमारे माइंड में एक अवधारणा बन जाती है। कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो या कोई भी स्थान हो, उसको ले करके हमारे अवधारणा हमारे मन में कहीं ना कहीं बन जाती है कि नहीं बन जाती है हमेशा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बदलाव के लिए हमेशा अपने ज्ञान का और उसके अनुभव के आधार पर स्कीमा का समायोजन करना। ठीक है, उसका अपने ज्ञान के आधार पर स्कीमा का समायोजन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता हम लोगों को। ठीक है, तो तब जाकर के हमारी स्कीमा में चेंजमेंट होता है। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे समायोजन करना पड़ता है तो इसका समायोजन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पे अगर विकल्प नंबर दूसरे की बात करें, आत्मसातीकरण। देखिए आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है, मैंने आपको जब पढ़ाया था एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उसी में मैंने आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इसमें आत्मसातीकरण मैंने उसी में बताया था। आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी जानकारी में कुछ विशेष जानकारी को ऐड कर लेना। ठीक है, कुछ विशेष जानकारी को ऐड कर लेना, तो वो हमारा कहलाता है आत्मसातीकरण। अगर उसी में बात कर दी जाए कि किसी भी जानकारी में वर्तमान स्कीमा में अगर उसमें चेंजमेंट किया जा रहा है यानी कि बदलाव किया जा रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा हमारा समायोजन। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा समायोजन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए
तो इसमें हमारा पहला विकल्प, पहले हम विकल्प को देखते हैं। तो इसमें अहम केंद्रित सामाजिकृत है, सामाजिकृत अहम केंद्रित है, जीववाद सामाजिकृत है, या परिपक्व, या परिपक्व से अपरिपक्व है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए मध्य बाल्यावस्था कौन सी होती है? तो मध्य बाल्यावस्था में जो बच्चे की जो लैंग्वेज होती है वो सामाजिकरण से अहम केंद्रित की ओर हमेशा होती है। कहाँ से कहाँ तक? सामाजिकरण से अहम केंद्रित की ओर हमेशा होती है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें विकल्प नंबर दूसरा एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कहाँ कहता है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। अब बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है उसको हम देखते हैं। विकल्प नंबर हमारा पहला कह रहा है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, और वे गतिविधियाँ जिनसे खेल शामिल नहीं होती, जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा देखिए बच्चे को कोने में बैठाना ये नेगेटिव फील करा रहा है, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम ये भी हमारा नेगेटिव फील करवा रहा है, और वे गतिविधियाँ जिसमें खेल शामिल नहीं किए होते हैं। अब देखिए जो भी गतिविधियाँ अगर उसमें खेल शामिल नहीं है तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा, बच्चे का विकास कैसा होगा? बच्चे का डेवलपमेंट हमारे खेल से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसमें तीनों हमारे ये नेगेटिव आ रहे हैं। अब बात करते हैं जब ये तीनों नेगेटिव आ रहे हैं तो इसमें सही विकल्प हमारा हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा एकदम पहला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होती है? बच्चों की हस्तपरक गतिविधियाँ, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो उसमें हस्तपरक गतिविधियाँ हमारी इसमें शामिल होंगी। तो विकल्प नंबर पहला हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के अगले प्रश्न पे। तो आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कक्षा अध्यापक ने आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। ठीक है, कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश, अब डैश की जगह दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर डैश की जगह हमको फिल करना है कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। देखिए मैंने आपको बताया था जो कोहलबर्ग के द्वारा कितनी उन्होंने अवस्थाएं बताई थी। तो सॉरी कोहलबर्ग मैं कह रहा हूँ, गार्डनर के द्वारा। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा उन्होंने बुद्धि के कितने स्तर बताए थे? तो उन्होंने बुद्धि के कितने स्तर उन्होंने बताए थे? बुद्धि के 8 स्तर उन्होंने बताए थे गार्डनर ने। ठीक है, 8 स्तर में से यहाँ पे किस स्तर की बात की जा रही है? उसमें से 8 स्तरों में से 4 स्तर यहाँ पे दिए गए हैं। अब उनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जब भी कोई खेल कूद, शारीरिक कोई व्यायाम वगैरह या खेल कूद उससे संबंधित होगा तो हमारी शारीरिक गतिविधि। ठीक है, अगर कोई हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज से अगर रिलेटेड होगा, जैसे कि हमारा विवेकानंद जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो वो हमारी भाषाई बुद्धि में आ जाएगा। इसके बाद स्थानिक बुद्धि में हमारा क्या आ जाएगा? एक हमारा स्थानिक बुद्धि भी होता है, लेकिन यहाँ जहाँ पे भी संगीत की या मधुर स्वरों की, ठीक है, या संगीतों की जहाँ पे बात कर दिया, ये वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? कौन सा हमारा बुद्धि आ जाएगी? वहाँ पे हमारी संगीतमय बुद्धि आ जाएगी, जैसा कि हमारा लता मंगेशकर हो गई और AR रहमान वगैरह हो गया। जैसे कि ये हमारे क्या हैं? ये सब हमारे संगीत में, इसमें संगीत में हमारे बुद्धि में आ जाएंगे ये हमारे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे संगीत की बात की जा रही है, मधुर संगीत बजाते हुए देखा, तो यहाँ पे संगीत में बुद्धि की यहाँ पे बात की जा रही है। ये गार्डनर के जो 8 बहुबुद्धि के सिद्धांत जो गार्डनर ने दिए हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की जा रही है। और इनके जो गार्डनर का जो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, गार्डनर की 8 जो बुद्धियाँ हैं उनके बारे में एक सेपरेट में वीडियो लाऊंगा 2 से 3 दिन के बाद में, उसमें सारा मैं डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आज के बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक। ठीक है, देखिए आजकल हमारे समाज में अब तो थोड़ा सही भी हो गया है। कुछ समय अगर पहले हम जाके देखें तो समाज में हमारी एक अवधारणा बनी हुई थी कि जो लड़के होते हैं वो गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां जो होती हैं वो गणित में अच्छी नहीं होती। ये एक अवधारणा है। ठीक है, तो यही अवधारणा हमारी क्या कहलाती है? तो यही अवधारणा हमारी कहलाती है लिंग, यानी कि जेंडर पक्षपाती, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप, इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो स्टीरियोटाइप है इसको पक्षपाती, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग लिंग रूढ़िवादिता के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में अगर बात की जाए, और इंग्लिश में अगर बात की जाए तो जेंडर स्टीरियोटाइप के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न पे दोस्तों। तो आज का अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी का मतलब क्या होता है? समावेशी का मतलब होता है सबको शामिल करना, चाहे वो विकलांग बच्चा हो, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, चाहे वो होशियार हो, चाहे थोड़ा वो कमज़ोर बच्चा हो, सबको एक ही क्लास में शामिल करना, वो हमारा कहलाता है समावेशी। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा मानती है कि डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। ठीक है, किसको किसके अनुरूप बदलना है? तो याद रखिएगा, इसमें क्या वो बच्चे और व्यवस्था हो जाएगी, या व्यवस्था बच्चे हो जाएगी, या परिवेश परिवार हो जाएगा, या बच्चे परिवेश हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, देखिए जो भी व्यवस्था होती है वो हमेशा याद रखिएगा, जो भी व्यवस्था है वो बच्चे के लिए है, बच्चा व्यवस्था के लिए नहीं है। क्या है? व्यवस्था बच्चे के लिए है, याद रखना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा को समावेशी शिक्षा मानती है कि वो हमें यहाँ पे इसमें इसमें हमारा हो जाएगा व्यवस्था, और इस वाले ऑप्शन में हो जाएगा हमारा बच्चे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। याद रखिएगा, अगर कोई भी जो भी चेंजमेंट करना है तो वो व्यवस्था में करेंगे, ना कि बच्चे में चेंजमेंट करेंगे, याद रखिएगा। तो इसमें विकल्प नंबर जो हमारा दूसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसमें व्यवस्था और बच्चे हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है? तो आज का अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ के निर्माण की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, मैंने आपको ये मैंने प्रश्न दोबारा लिया हुआ है। ये जब पिछला वाला जो मैंने सीडीपी का मैंने प्रैक्टिस करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि टीचर हमेशा क्या होता है? टीचर हमेशा एक सुगमकर्ता होता है। ठीक है, याद रखिएगा, टीचर हमेशा एक सुगमकर्ता के रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें विकल्प नंबर हमारा तीसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? याद रखिएगा, निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव अगर पूछा गया है तो निगेटिव ही देखेंगे। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? तो इसको हम देखते हैं। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रतिक्रियाएं, ये तो प्रतिभाशाली बच्चे की है। उच्च आत्म क्षमता, ये भी प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है। निम्न औसतीय मानसिक प्रतिक्रिया, इसको थोड़ा सा देखते हैं। और अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। देखिए, उच्च श्रेणी के मानसिक स्तर, ये भी हमारे प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया, अगर पॉजिटिव पूछा जाता तो ये हमारे तीनों ये सही थे, बट ये नेगेटिव फील कौन करवा रहा है? तो ये निम्न स्तरीय। तो निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो हमारा नेगेटिव फील करवा रहा है। तो अगर नेगेटिव पूछा जाएगा तो नेगेटिव आंसर हमारा एकदम तीसरा जो विकल्प है एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता होती है कि वो उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रतिक्रिया करता है, उच्च आत्म क्षमता का व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, और वो समस्याओं का समाधान आसानी पूर्वक करता है। ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर इसमें तीसरा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न कहता है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुरूप। देखिए, कोहल वर्ग के कितने सिद्धांत उन्होंने बताए थे? तो कोहल वर्ग के उन्होंने कितने सिद्धांत बताए थे? 3 सिद्धांत बताए थे। कोहल वर्ग ने 3 सिद्धांत कौन कौन से बताए थे? एक होती पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत, फिर उत्तर परंपरागत। तो पूर्व परंपरागत जो होता है वो होता है 4 से लेकर के 10 वर्ष तक की अवस्था में। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे में होता है, और इस अवस्था में बच्चे में नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास है तो उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। नैतिक विकास के कहाँ गया? नैतिक विकास के 3 अवस्थाएं होती हैं। एक सेकंड, हाँ, नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। ठीक है, एक होती है पूर्व परंपरागत यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल, फिर इसके बाद आ जाता है प्री कन्वेंशनल, फिर इसके बाद आ जाता है कन्वेंशनल, इसके बाद उत्तर कन्वेंशनल यानी कि उत्तर परंपरागत। ठीक है, तो ये हमारा आज आ गया। तो अब बात करते हैं, जो प्री कन्वेंशनल होता है वो 4 से लेकर के 10 वर्ष के बच्चों में होता है, और इस अवस्था में 2 स्टेजेस होती हैं। इस अवस्था को 2 स्टेजेस में बांटा गया है। एक जो होती है वो होती है आज्ञाकारिता और दंड का अभिविन्यास, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है अंतर्निहित
संभावित दंड का जो बात की जाए यानी कि सज़ा की बात की जाए वो हमारी आ जाएगी, याद रखिएगा, पूर्व परंपरागत यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल में। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है दोस्तों? यहाँ पे बात की जा रही है पूर्व परंपरागत की स्तर की, ठीक है। यहाँ पे पूर्व परंपरागत स्तर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे पूर्व परंपरागत स्तर में कौन सा आ जाएगा? दंड अभिविन्यास वाला जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें विकल्प नंबर जो हमारा पहला एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे बात की जाए कन्वेंशनल लेवल के, तो कन्वेंशनल लेवल हमारा 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक के बच्चे में होता है, ठीक है। और इस लेवल में बच्चा समाज के अकॉर्डिंग चलता है, हमेशा याद रखिएगा। इसमें जो बच्चे में नैतिकता आएगी वो समाज के द्वारा थोपी गई नैतिकता होती है, ठीक है, परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल लेवल में, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात कर दी जाए पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी कि उत्तर पारंपरिक अवस्था, तो ये हमारी उच्च स्तरीय बच्चों में होती है जो कि 13 वर्ष और या उससे ऊपर के व्यक्ति 13 वर्ष या उससे ऊपर के जो अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है हमारे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इस लेवल में बच्चा खुद डिसाइड, इस मतलब उम्र में जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है, ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल जो लेवल होता है, इस अवस्था में बच्चा खुद डिसाइड करता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो समाज के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलता है, ठीक है। तो याद रखिए कोहलबर्ग की 3 अवस्थाएं हैं, एक हमारी है पूर्व परंपरागत अवस्था, फिर परंपरागत, फिर उत्तर परंपरागत, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें विकल्प नंबर, हम यहाँ पे पूर्व परंपरागत की बात की जा रही है, तो पूर्व परंपरागत में हमारा दंड अभिविन्यास है यानी कि, ठीक है, विकल्प नंबर पहला हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ताओं, ठीक है, शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। देखिए वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है, मैंने आपको बताया था, हर व्यक्ति में अपनी अपनी एक वो होती है, रुचि होती है। मान लो हमारा एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, एक बच्चा सी है, ठीक है, एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है और एक बच्चा सी है। तो बच्चे ए को अगर साइंस पसंद है तो बी को मैथ पसंद है तो सी को इंग्लिश पसंद होगी, ऑब्वियसली सी बात है। मतलब हो सकता है कभी कभी केस में ये भी होता है कि जो दो चीज़ें कभी कभी बच्चे में सेम चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे बात कर दी जाए, तो यहाँ पे अगर बात कर दी जाए तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक रुचि होती है, ठीक है। तो वहीं पे इसकी बात की, उसी को हम लोग व्यक्ति विभिन्नता के नाम से, तो व्यक्ति विभिन्नता की अगर बात कर दी जाए, तो व्यक्ति विभिन्नता के बारे में बात करें तो अगर पहले तो इसको हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे विविध प्रकार के अधिगम की परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना, ठीक है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्ति विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए। शिक्षिका को ये चाहिए कि विविध का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो विविध प्रकार के अधिगम को परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना, ये एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी 3 विकल्प और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। कलन विधि, देखिए कलन विधि जहाँ पे एल्गोरिज्म जहाँ पे आ जाएगा उसको भी एकदम गलत कर लेना, वो निगेटिव टैग वर्ड होता है एल्गोरिदम, ठीक है। नेगेटिव टैग वर्ड या पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाके चेक करिएगा। अगर यहाँ पे बात करी जाए बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध करवाना, ये भी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे अलग अलग यानी कि विविध प्रकार के परिस्थितियों को, अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना ही बच्चों के लिए जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसके संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि उसमें अलग अलग तरीके से अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाए, ठीक है। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर जो हमारा पहला है, ठीक है। अब बात कर दी जाए आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों आज का अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। याद रखिएगा नेगेटिव पूछा गया है, तो नेगेटिव का मतलब नेगेटिव ये हमारा होगा। तो सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, देखते हैं इसका। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। यह सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसका एकदम करेक्ट दोस्तों आंसर वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका देखिए पहला जो विकल्प नंबर जो इसमें देखिए इसमें प्रश्न पूछा क्या गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो नेगेटिव का हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसमें विकल्प जो हमारा चौथा है वो हमको कहीं ना कहीं तक सही लग रहा है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान से आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये एकदम गलत हो जाएगा। देखिए कोई भी विकास हो या कोई भी अधिगम हो एक समान से आगे नहीं बढ़ता है। मान लो अगर हम पढ़ने में अगर एक समान से आगे विकास और अधिगम बढ़ने का मतलब क्या होता है कि अगर
राम को अगर मैथ अगर अच्छे समझ में आ रही तो क्या वो ज़रूरी नहीं कि वो श्याम को भी वो चीज़ अच्छे समझ में आए। वो एक समान से आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है कि राम को मैथ जल्दी समझ में आ जाए और श्याम को थोड़ा सा लेट समझ में आए, ठीक है। तो एक समान से नहीं बढ़ता है, वो अलग अलग असमान गति में बढ़ता है, ठीक है। तो सभी विकास और अधिगम एक समान से आगे बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं, ये हमारा नेगेटिव फील करवा रहा है। तो इसका विकल्प नंबर जो चौथा हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात कर दिया बाकी 3 विकल्पों को, तो सभी विकास के क्रम एक क्रम का अनुपालन करते हैं, वो बात बिल्कुल सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव के अंतः क्रिया का एक परिणाम ही होते हैं, बिल्कुल सही बात ये होता है। विकल्प में विकल्प नंबर जो नेगेटिव फील करवा रहा है वो चौथा विकल्प एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का लगभग ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आज मैंने टोटल 15 प्रश्न लिए थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए और इतना ही, लेकिन चलने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।